नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। चर्चा की जाएगी हमारा अतीत कक्षा 7 का पाठ नंबर 10 है। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। किस प्रकार से 18वीं शताब्दी में जो नए राजनीतिक शक्ति थी वो उभर करके आए, यहाँ पर उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रतिदिन किसी न किसी एक पाठ पर चर्चा की जाती है और साथ में उसके अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करते हैं। आप अपने संबंधित कक्षा से संबंधित प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और अपना ज्ञानवर्धन कर सकते हैं और साथ में उन तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए भी एनसीईआरटी का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कक्षा 6 से 12 तक हर कोई पढ़ा है और यहाँ वह पढ़ाई नहीं कर पाता है। हर कोई की जो प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं वो प्रश्न छूट जाते हैं। आइए चर्चा शुरू करें। यदि आप मानचित्र 1 और 2 को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान महाद्वीप जो उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की क्या हुई, सीमाएं बदल गई। आप यह भी देखेंगे कि 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों में सफलतापूर्वक हड़प लिया था। पूर्वी भारत को अंग्रेजों ने हड़पना क्या कर लिया था, प्रारंभ कर लिया था 1565 में। से पहले पहले या नहीं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर के युद्ध में विजय मिल जाने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया था और जिससे कि यहाँ पर भारत में उनकी नींव क्या होने लग गई, शासन की नींव पड़ी। आइए देखते हैं कि मुगल साम्राज्य किस तरीके से था। यहाँ पर दिया गया है जो 18वीं शताब्दी में पूर्व में या नहीं 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में औरंगजेब की मृत्यु तक जो मुगल साम्राज्य था वह कुछ इस तरीके से फैला हुआ था। आप देख पा रहे होंगे ये बॉर्डर दिए गए हैं। जबकि धीरे धीरे जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो मुगल शासन पतन की ओर अग्रसर हुआ और जैसे ही मुगल शासक दुर्लभ एवं अयोग्य हुए तो अनेक शासकों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया और जिससे कि मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, जैसे हैदराबाद में स्वतंत्र शासक के रूप में निजाम ने यहाँ पर शासन प्रारंभ किया, ऐसे ही बंगाल में भी अनेक स्वतंत्र शासकों ने अपने आप शासन चलाना प्रारंभ किया। अवध क्षेत्र में भी अनेक यहाँ पर नवाब हुए। ऐसे ही भरतपुर में जाट लोगों ने यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। पानीपत का मैदान आप लोग देख पा रहे होंगे। 3 युद्ध इस मैदान में आप लोगों को याद रखने हैं। 1526 के साथ साथ 1556 और 1761 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसने 18वीं शताब्दी में जो राजनीतिक हलचल थी उसे पूरी तरीके से बदल दिया था और अंग्रेजों के पक्ष में कर दिया था एक तरीके से। अगर हम देखें तो साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिख साम्राज्य भी काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैल चुका था और ऐसे ही आप लोग देखेंगे कि अन्य शक्तियों ने भी किस प्रकार से मुगल साम्राज्य को यहाँ पर तहस नहस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियाँ अपेक्षाकृत एक छोटे समय अंतराल में बड़ी तेज़ी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो मोटे तौर पर 1707 औरंगजेब की मृत्यु से 1761 जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उत्पन्न उपमहाद्वीप में जो उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग जानते हैं कि जो
मुगलों के जो औरंगजेब शासक था, औरंगजेब की मृत्यु मार्च 1707 में अहमदनगर किले में 3 मार्च 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद जो उत्तरकालीन मुगल शासक हुए वह दुर्लभ एवं अयोग्य हुए, और जिससे कि मुगल साम्राज्य क्या हो गया, काफ़ी कमज़ोर हो गया। यहाँ पर भी मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागों पर आप देख पा रहे होंगे कि हैदराबाद के निज़ाम हैं, पूर्व की ओर यहाँ पर पहले नवाबों ने शासन किया, उसके बाद यहाँ अंग्रेज़ों का शासन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इस ओर भी अंग्रेज़ों का शासन था। ऐसे ही यहाँ हम देखें तो मराठा काफ़ी इस समय आगे तक अपना साम्राज्य को बढ़ा चुके थे, और साथ ही साथ रुहेलखंड में अवध क्षेत्र में अवध के नवाब और सिख पंजाब, लाहौर, अमृतसर, पंजाब कहने का मतलब आज का हरियाणा, चंडीगढ़, और पंजाब जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और साथ ही साथ उससे आगे लाहौर तक का पूरा साम्राज्य सिख साम्राज्य के अंतर्गत था। और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे, आइए देखें कि मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। हम यहाँ पर जो जो प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करते रहते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आया था औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में 3 मार्च 1707 में अहमदनगर के किले में हुई थी। ऐसे ही पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच मुख्य रूप से लड़ा गया था। आइए देखें, अध्याय 4 में आपने देखा था कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा, और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसे अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1679 से लंबी लड़ाइयाँ लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। कोई भी साम्राज्य है उसके पतन के लिए नंबर 1 कारण होता है कि उसके दुर्बल एवं अयोग्य शासक होते हैं। नंबर 2, विदेशी आक्रमणों का भी वहाँ पर बोलबाला रहता है। नंबर 3, अगर मुगलों के पतन की बात करें तो राज दरबार में दलबंदियाँ थी। नंबर 4, सरदारों का नैतिक पतन हो चुका था। नंबर 5, हम देखें दक्कन क्षेत्र में मराठा शक्ति का उदय हो चुका था। नंबर 6, सेना की दुर्बलता थी। और नंबर 7, धार्मिक एवं आर्थिक कारण थे, जैसे कि औरंगजेब की धार्मिक नीति से कई लोग यहाँ पर परेशान थे और उन्होंने मुगल साम्राज्य को चुनौती देना स्वीकार किया। नंबर 8, राष्ट्रीयता का भावना का अभाव था। जो मुगल शासक थे, उत्तरवर्ती मुगल शासक, उनमें राष्ट्रीयता का अभाव था। और नंबर 9, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से भी मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। औरंगजेब के उत्तराधिकारी जो थे, उनके शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को बस में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना निर्णय सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में क्या आती रही, कमी आती गई। जो मुगल साम्राज्य के अधीन सूबेदार थे, औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने अपने को स्वतंत्र घोषित करना शुरू किया, और जो राजस्व मुगल साम्राज्य को भेजा जाता था वह भेजना क्या कर दिया, बंद कर दिया, जिससे कि मुगल साम्राज्य में जो राजस्व आता था उसकी मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इस समस्या को और भी गंभीर बना दिया। उत्तरी भारत और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में जो जमींदार थे और किसान थे, उन्होंने यहाँ पर क्या किया, विद्रोह किया, और जिससे कि मुगल
शासन की जो समस्या थी और बढ़ गई। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। अतीव में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दे दी, परंतु अब ऐसे समूह के क्षेत्र आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरीके से धीरे धीरे राजनीतिक व आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूह के हाथ में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। जो उत्तरवर्ती मुगल काल है, इस समय विद्रोह हुए। हालांकि विद्रोह पहले भी हुए थे, लेकिन उन विद्रोहों को सत्ता ने क्या कर दिया था, दबा दिया था। लेकिन अब जो ये विद्रोह हो रहे थे, उस पर जो सरदार थे उन्होंने अपनी स्थिति को और मजबूत किया और कृषकों का साथ देते हुए जो मुगल साम्राज्य था उसके विपरीत में विद्रोह किए, जिससे कि सूबेदारों की स्थिति क्या हो गई, यहाँ पर मजबूत हो गई और मुगल साम्राज्य में जो ये सरदार थे मुगल साम्राज्य के अधीन, तो उनसे ये अलग होने लगे और जिससे कि मुगल जो यहाँ पर शासक थे इन बदलाव को रोक नहीं सके और जिससे कि मुगल साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ। एक तत्कालीन लेखक ने साम्राज्य के वित्तीय दिवालियेपन का वर्णन इस प्रकार किया है। बड़े जमींदार निस्सहाय और निर्धन हो गए हैं। उनके किसान वर्ष में 2 फसलें उगाते हैं, लेकिन उन्हें दोनों में से कुछ नहीं मिलता। उनके स्थानीय गुमास्ते एक तरह से किसानों के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं, जैसे कि वह स्वयं किसान अपने ऋणदाता के बस में रहता है जब तक कि वह साहूकार का कर्जा न चुका लेता है। इस प्रकार से संपूर्ण व्यवस्था एवं प्रशासन इतना चकनाचूर हो चुका था कि यद्यपि किसान अपनी फसल के जरिए मानो सोना बटोरता हो, लेकिन उसमें उसके मालिक जमींदार को एक तिनके का टुकड़ा भी नहीं मिलता है। ऐसी हालत में जमींदार सशस्त्र सेना कैसे रख सकते थे, जिसकी उनसे आशा की जाती थी। वे अपने सैनिकों को जो लड़ाई के समय उनके आगे चलते थे और घुड़सवारों को जो उनके ठीक पीछे चलते थे, पैसा कहाँ से देंगे। मतलब धीरे धीरे किसानों ने यहाँ पर क्या कर दिया था, जमींदारों को कर देना बंद कर दिया था, जिससे कि जमींदारों की स्थिति भी क्या हो गई, दयनीय हो गई और जिससे उनके पास भी अपने जो सेना होती थी वह भारी मात्रा में गिरावट हुई उसमें और जमींदारों ने भी किसानों के साथ मेल मिलाप करके मुगल साम्राज्य के लिए अपने आप को समर्पित करना छोड़ दिया। इसी बीच क्या हुआ कि ईरान के एक शासक थे नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद प्रश्न पूछा जाएगा कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ। नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ, या ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। नादिर शाह ने पूरा शहर ही तहस नहस कर डाला और साथ में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने 1748 से 1761 के बीच 5 बार आक्रमण किए। कितनी बार आक्रमण किए? 5 बार आक्रमण किए। कई पुस्तकों में आप लोगों को 7 बार आक्रमण भी मिल सकता है। अगर 5 बार आक्रमण की चर्चा न हो, ऑप्शन में ना आया हो, तो आप लोग 7 बार भी मान सकते हैं, 1748 से 1761। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में मोहम्मद शाह अब्दाली ने कब आक्रमण किया। या तो 1748 ऑप्शन में होगा या 1761, क्योंकि 1761 का महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान है, क्योंकि इसने यहाँ पर पानीपत के युद्ध में मराठा साम्राज्य को क्या कर दिया था, छिन्न भिन्न कर दिया था। इसी से प्रश्न पूछा जाता है। नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण के विषय में यहाँ पर दिया गया है। नादिर शाह के आक्रमण के स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेषकों ने किया था। इसमें से एक ने मुगल कोश
से जिस तरह से धन लूटा गया उसका वर्णन इस तरीके से किया है। क्या क्या ले गया नादिर शाह यहाँ पर बताया गया है। 60 लाख रुपये, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपये के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपये के गहने, जवाहरात, अन्य चीज़ें ले गया, जिसमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। मतलब उनकी कीमत ऐसी थी कि मतलब दुनिया में वो चीज़ें थी ही नहीं। जैसे तख्ते ताउस या नहीं मयूर सिंहासन जो था, ये सब चीज़ भी नादिर शाह ले गया। प्रश्न पूछा जाता है कि तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी जिसे जाना जाता है, जिसका शासनकाल 1719 से 1739 के बीच रहा। मोहम्मद शाह प्रथम जो तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन में बैठने वाला अंतिम शासक था। आइए देखें, एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली के आक्रमण के प्रभाव का वर्णन मिलता है। किस प्रकार से मिलता है? जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में आ गए हैं। जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया। दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया। जो लोग शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे हैं। किस तरीके से यहाँ पर दुर्दशा का वर्णन किया गया है आप देख पा रहे होंगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, अब वो बेघर हो गए हैं। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे के ढेर बन गया है। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर दिया। मतलब किस प्रकार से दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को नादिर शाह ने तबाह किया, आप लोग ये दो विवरणों से देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर नादिर शाह का एक चित्र भी यहाँ पर दिया गया है, आप लोग इसे देख सकते हैं कि नादिर शाह कौन था। उसके बाद आगे देखें, साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। अभिजात दो बड़े वर्गों में, बड़े गुटों में बटे हुए थे। ईरानियों और तुरानी या नहीं तुर्क मूल के काफ़ी समय तक मुगल बादशाह इसमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। मतलब साम्राज्य में हर तरफ से दबाव था। और सबसे बड़ा दबाव तब हुआ, या नहीं मुगल जो साम्राज्य था या राज दरबार था, उसमें क्या था, दलबंदियाँ होने लगी। साम्राज्य में दलबंदियाँ होने लगी तो दो दलों में ये लोग बट गए थे। एक ईरानी गुट में और दूसरे तुरानी तुर्क मूल के जो लोग थे तुरानी गुट में बट गए थे, जिससे कि यहाँ पर बादशाह को एक गुट में शामिल होना पड़ता था। और साम्राज्य की स्थिति इससे और बेहद खराब हो गई। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब दो मुगल बादशाह फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय जो 1754 से 1759 की हत्या हो गई। दो लोगों की यहाँ पर दो जो मुगल शासक थे उनकी हत्या कर दी गई। और साथ में दो अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को यहाँ पर अभिजातों ने क्या कर दिया, अंधा बना डाला। मतलब उनकी आंखें निकाल दी गई। इस प्रकार से मुगल साम्राज्य पतन की ओर क्या हो गया, अग्रसर होने लग गया। आइए देखें, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आप देख पा रहे होंगे एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुखसियर किस प्रकार से एक अपने राज दरबारी का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। नए राज्यों का उदय, साथ ही साथ इन सब चीज़ों के साथ साथ मुगल साम्राज्य के अंदर ही नए साम्राज्यों का उदय हुआ, जिससे कि मुगल साम्राज्य पतन की ओर चला गया। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति
और प्रबल बना लिया। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूह में बांटा जा सकता है। नंबर 1, अवध, बंगाल, हैदराबाद जैसे राज्य थे जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे, और काफ़ी हद तक के स्वतंत्र थे, लेकिन मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध इन्होंने नहीं तोड़े थे। बंगाल है, अवध है और हैदराबाद के जो शासक थे। नंबर 2, ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीर के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इसमें से कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। मतलब जो मुगलों के समय में पहले मुगलों के जागीरों के रूप में शामिल थे, लेकिन ये काफ़ी हद तक पहले से ही स्वतंत्र थे। अब ये पूरी तरीके से स्वतंत्र होने लगे। तीसरी श्रेणी मराठे हैं, सिख हैं और जाट हैं, इन राज्यों के आते थे। ये विभिन्न आकार के थे। इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। मतलब इन्होंने मुगलों को अपने आप से कभी भी मतलब मुगलों को अपने साम्राज्य को मुगलों के साम्राज्य में कभी भी मिलाने नहीं दिया और लगातार ये संघर्ष करते रहे और अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहे। पुराने मुगल प्रांत अगर देखें तो पुराने मुगल प्रांत जिन उत्तराधिकारियों राज्यों का उद्भव हुआ उसमें से 3 प्रमुख राज्य थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा क्या किए गए थे, स्थापित किए गए थे, मुगल अधिकारियों के द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक शहादत अली खां अवध, मुर्शिद कुली खां बंगाल और आसफ जाह हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि अवध में स्वतंत्र शासक कौन थे, या अवध में स्वतंत्र शासन की नींव किसने रखी? शहादत खां ने, ऐसे ही पूछा जाएगा। बंगाल में स्वतंत्र शासक के रूप में किसने अपनी सत्ता स्थापित की? मुर्शिद कुली खां ने। ऐसे ही आप लोगों को लिखना होगा कि हैदराबाद में मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र शासन की स्थापना किसने की? आसफ जाह ने की थी, जिसका मुगल दरबार से ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जाह और मुर्शिद कुली खां दोनों को 7-7 हजार जात का दर्जा मिला हुआ था, जबकि शहादत खां की जात का दर्जा 6000 था। हैदराबाद निजाम उल मुल्क आसफ जाह 1724 से 48 तक, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की, मुगल बादशाह फर्रुख शहर के दरबार का एक अत्यंत क्या था, शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया। 1720 से 22 के मध्य ही उसने दक्कन की सूबेदार होने की वजह से आसफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगलों के दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता तयाई और क्षेत्र का वास्तविक संस्थापक या शासक बन गया। आसफ जाह उसके लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से ले गया था। आसफ जाह जो था अपने लिए क्या ले गया था? उत्तर भारत से ही कुशल सैनिक और प्रशासकों को ले गया था। वे दक्षिण भारत में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे, उनसे मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल साम्राज्य का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी के साथ शासन चलाता था। न तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और न ही दिल्ली उसके कामकाज से कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जाह के द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करता था। आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा जाएगा कि निजाम उल मुल्क या आसफ जाह कौन था? निजाम उल मुल्क या आसफ जाह हैदराबाद का स्वतंत्र शासक था या स्वतंत्र शासक की नींव इसने डाली। हैदराबाद राज्य की ओर
देखें तो पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र में स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ कोरोमंडल तट स्थित वस्त्रों उत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उसकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई थी। निजाम की फौज के बारे में देखें। हैदराबाद के निजाम निजी सैनिकों का एक वर्णन 1790। निजाम के पास 400 हाथियां थी और उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते थे। अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से ज़्यादा था। अवध के विषय में देखें। अवध में जैसे कि आप लोगों ने देखा, अवध में बुरहान उल मुल्क शहादत खान ने क्या किया था, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। 1722 में अवध के सूबेदार नियुक्त किया गया था। अवध का जो स्वतंत्र शासक हुआ बुरहान उल मुल्क शहादत खां को क्या किया गया था, मुगल अधिकारी के रूप में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उसमें से यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध समृद्धशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का एक मुख्य मार्ग उसी से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध में सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी के साथ साथ फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और पूरे सूबे में राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों पर एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। बुरहान उल मुल्क ने अवध के क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों के द्वारा नियुक्त किए अधिकारी जो जमींदार या जागीरदारों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों की नियुक्ति की। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई। नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रोहेलखंड के अफगानियों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य के एक निश्चित रकम क्या करते थे, भुगतान करते थे। जो इजारेदार होते थे वह राज्य को क्या करते थे, एक निश्चित क्या देते थे, एक रकम देते थे और स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। प्रश्न पूछा जाएगा कि इजारेदार की व्यवस्था किसने स्थापित की। अवध में इजारेदार की व्यवस्था बुरहान उल मुल्क शहादत खान ने स्थापित की थी। उसके बाद हम आगे देखें, दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों, महाजनों जैसे नए सामाजिक समूह राज्य के राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे और पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उसके बाद देखें, तीसरा जो क्षेत्र था बंगाल। मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। बंगाल के स्वतंत्र शासकों में अगर बात करें तो मुर्शिद कुली खां ने बंगाल में स्वतंत्र शासन की नींव रखी। उसके बाद अगर हम देखें इसमें कि मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे। यद्यपि मुर्शिद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने क्या कर लिया, सत्ता अपने हाथ में ले ली और राज्य के राजस्व प्रशासन में भी अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल
प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जागीर जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य के साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अलीवर्दी खां के शासनकाल में 1740 से 1756 में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ साहूकार घराना अत्यंत समृद्धशाली हो गया। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उसमें से कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नंबर 1 क्या देखने को मिलती है? यद्यपि ये बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, लेकिन ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहग्रस्त थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषतर वो जागीरदार व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखते थे। अलीवर्दी खां का यहाँ पर जो बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खां, इसका यहाँ पर दरबार का चित्र दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर दरबार अलीवर्दी खां के समय में लगा रहता था और जागीरदारी व्यवस्था का अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा जाता था और देखा करते थे। दूसरी ओर कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रहण के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर 3 राज्यों जैसे हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए थे। मतलब एक ठेकेदार को रख लिया था जिससे कि वह निश्चित धन ले लेते थे और जो इजारेदार होता था वह क्या करता था, राजस्व की वसूली करता था। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई थी 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। तद्यपि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। मतलब देहाती क्षेत्रों में क्या थी, क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उसमें राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे थे। मतलब इन जो शासक बने, जो ये सूबेदार से शासकों के रूप में परिवर्तित हुए, इन्होंने जो राज्य के धनी लोग थे उनसे घनिष्ठ संबंध बना लिए। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूत जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे। उनकी जोतों पर अपने खुद के करिंदू के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई थी। इस प्रकार से हमने चर्चा की आज जो मुगल साम्राज्य के जो घनिष्ठ संबंध रखने वाले जो नए साम्राज्यों का विस्तार हुआ उन पर चर्चा की। आगे हम चर्चा करेंगे राजपूताना की और साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे जो स्वतंत्र राज्य उभर करके आए, मराठा हैं, साथ ही साथ सिख हैं। इन सब राज्यों के विषय में हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं जल्द ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।